Hi, this is Monica Vedi and we are live on Unacademy J YouTube channel with Redox Reaction का लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं एन फैक्टर एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बच्चों जल्दी से हाय हेलो कर दो चैट बॉक्स के अंदर एंड कंफर्म कर दो कि ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक नींव है टाइट्रेशंस पढ़ने के लिए। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि टाइट्रेशंस रिडॉक्स की जल्दी जल्दी कराओ, आपसे ही पढ़नी है। तो टाइट्रेशंस को अच्छे से समझने के लिए आज के लेक्चर की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन सी मी एंड सेशन के लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। देखो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं जो रेगुलर हैं, जैसे कि तरंग, माधवी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दिशा। वेरी नाइस, सो मेनी स्टूडेंट्स आर हेयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। प्रैक्टिस बहुत सारी करने वाले हैं अपन, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करना है ना, उतना तुमको मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले बता दूं कि 100% लाने वाले चंद बच्चों में, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई 2023 के चंद बच्चों में अपने 2 बच्चे हैं। इट्स अ गुड वन, ठीक है। इट्स ह्यूज। और इससे ज्यादा बच्चे आएंगे जब तुम लोग जेई दोगे, ठीक है। मूविंग अहेड, अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है, 2799 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अंतिम युद्ध का। अंतिम युद्ध इज अमेजिंग एज फार एज मेंस इज कंसीडर्ड, एज फार एज दिस थिंग एडवांस इज कंसीडर्ड। तो आपका जो अंतिम युद्ध है वो अमेजिंग है। इस लिंक पे जाके आपको एनरोल करना है और इस पर्टिकुलर बैच का बेनिफिट लेना है। उसके अलावा यार ये बहुत अमेजिंग है, इस पे मैं रुकूंगी और तुमको बताऊंगी कि योद्धा एंड यलगार। जो यलगार होता है वो हमारा 11th एस्पिरेंट होता है। योद्धा हमारा बिल्कुल जो जेई फोड़ देने वाला होता है वो अपकमिंग 12th एस्पिरेंट होता है। तो योद्धा एंड यलगार बैचेस हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं बहुत ही जेन्युइनली रेकमेंड करती हूँ कि योद्धा बैचेस के आप पार्ट बन सके, आप इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि इसके अंदर टीचर्स अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना हर एक चीज जो एक टीचर किसी बच्चे को सिखाना चाहता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग, है ना, वो इस पर्टिकुलर बैच में सिखाता है। प्राइसेस बहुत अमेजिंग है, मतलब नेवर बिफोर प्राइसेस हैं। 13,279 में आपको ये पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। अगर ये प्राइस देखें तो ये वेरी वेरी लेस है। अगर जनरल एक स्कूल टीचर वाला स्कूल सब्जेक्ट का भी अगर आप एक सब्जेक्ट का कोचिंग लेते हो, दैट टू कॉस्ट यू 25,000, ये आपका 13,000 के अंदर आपको पूरे साल का जबरदस्त जेई मेंटर्स जो है, अमेजिंग एंड एक्सपीरियंस टैलेंटेड जेई मेंटर्स आपको मेंटर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच में। तो ये तो आप ले ही लो, इस वाले लिंक के थ्रू आपको जाना है एंड स्टार्ट करते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ, देर नहीं करो, क्विकली सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं और स्टार्ट करेंगे। क्लास के बाद प्रैक्टिस मिलेगी योद्धा में, प्रैक्टिस खूब ज्यादा होती है योद्धा में, ठीक है। नहीं, मेरा कोई स्पेशल चैनल नहीं है एकता, तुम मुझे यहीं पे फॉलो कर सकती हो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, है ना, क्योंकि कंटेंट अलग नहीं होता है। अगर आपको मुझसे समझ में आता है तो आप बिल्कुल अच्छे समझो और अपने नीट के पीवाईक्यूज लगाओ, इतना सिंपल है, ठीक है। चलो अब जल्दी से सेशन को भी लाइक कर दो। सेशन लाइक्ड नहीं है, मजा नहीं आता फिर पढ़ाने का जब बहुत सारे बच्चे नहीं होते और सेशन लाइक नहीं होता। और एक काम ये कर लेना कि प्लीज नोटबुक लेके बैठ जाओ और मुझे थम्स अप कर दो कि यस मैम, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। दिस इज फॉर 2023 2024 बोथ लकी। 2024 और 2023 सेंस नहीं, ये तो अपना वैलेंसी फैक्टर, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। 1 घंटे में तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा। कोई बात नहीं तरंग, कोई बात नहीं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, अनाबिया डोंट वरी। चलो थम्स अप आने शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब बच्चे तैयार हैं। इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करें, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। तुम लोगों ने जब सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था उसमें याद है तुमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंसेस पढ़े होंगे कि मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर और नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, वहां से हम कहानी शुरू करते हैं तो तुमको बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा। जब अपन मोलैरिटी पढ़ रहे थे, जस्ट सेकेंड में, 1 मिनट ये पेन ऑन कर दूं। जब हम मोलैरिटी पढ़ रहे थे तो मोलैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला था, तुम याद करो, मोल्स पर लीटर था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था वो था हमारा ग्राम इक्विवेलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। फिर तुम याद करो मोल्स को हम कैसे एक्सपैंड करते थे, हम एक्सपैंड करते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास W था, मोलर मास M था, वॉल्यूम इन लीटर्स VL था। ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत सिंपल लगता था एंड यस इट वाज वेरी सिंपल। नॉर्मेलिटी में कुछ कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं हो पाती है, उनको लगता है फंडा कुछ चमकता नहीं है। नॉर्मेलिटी में था गिवन मास अपॉन
ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ये अपना था। ऑल राइट, अब हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये यही इक्विवेलेंट वेट है जो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में तुम यूज करते थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। मोल्स के चचेरे भाई हैं। मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो आखिर में है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट मास बेटा किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को एक फैक्टर, जिसको हम एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर के नाम से बुलाते हैं, उससे डिवाइड करने पे आता है। मतलब अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोलर मास पता है, तो उस मोलर मास को तुम यहां यूज करते हो मोलारिटी निकालने के लिए, लेकिन उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके जो इक्विवेलेंट मास आता है उसको यूज करते हो इस फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहां पे बात आके अटकती है कि मैम ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हम निकाल रहे हैं उसमें हमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज की जो पूरी क्लास है वो वैलेंसी फैक्टर पे ही निर्भर करती है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो बता ही दिया मैंने, गिवन मास ऑफ अ सैंपल अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हो सकता है। तो नॉर्मेलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि नॉर्मेलिटी होती है गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नाउ व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? द क्वेश्चन अराइजेस कि वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम कुछ सारे एग्जांपल्स अपन लोग करने वाले हैं, तो अलग अलग बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे, और जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा मजे आने वाला है। शुरू करें बेटा? ठीक है, ऑल राइट। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, एकता एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू अंशिका, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, तो वैलेंसी फैक्टर क्या चीज, पढ़ लो यार, काम आएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। और अगर ये नहीं पढ़ा तो टाइट्रेशन नहीं आता है समझ में। अगर कोई सिंपल आयन है जैसे Na+ है, तो Na+ का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। उस पे जो चार्ज है वही इसका वैलेंसी फैक्टर है, जो भी चार्ज होगा आयन पे वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ब्रोमाइड आयन 1, 3+3, सल्फेट आयन पे 2- का चार्ज है 2। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी सिंपल आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ किसी आयोनिक कंपाउंड की, तो जो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे देखो, मैं NaCl की बात करती हूँ तो सोडियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 है, क्लोरीन पे टोटल नेगेटिव चार्ज -1 है, तो टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर भी 1 है। इधर देखो, बेरियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है और क्लोरीन पे टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, इसका मतलब इसका जो वैलेंसी फैक्टर वो 2 है। एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर आप लोग मेरे को बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। नंदिनी अपने आप आएगी बेटा, फील तुम आना शुरू करो, है ना। सुकृति गलत बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रॉन्ग। आज रॉन्ग वालों को शाउट आउट मिल रहे हैं। अंजलि इज करेक्ट, अक्षत इज करेक्ट, माधवी रॉन्ग बिटू। टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव चार्ज गिनो ना। एल्यूमिनियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो +3 है, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है ना, तो 2 एल्यूमिनियम होंगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 होगा। ढंग से फोकस करो, मैंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज +3 है, लेकिन एल्यूमिनियम 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 हो जाएगा उनके कैटायन एंड, एंड -6 हो जाएगा उन एनायन एंड, तो जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बेटा? एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, कितने हाइड्रोजन आयंस वो दे सकता है। जैसे HCl 1 दे सकता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, H2SO4 2 हाइड्रोजन दे सकता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, H3PO4 3 दे सकता है उसका 3 है, H3PO3 के पास 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं तो वैलेंसी फैक्टर उसका कितना है, 2 है, ठीक है। कंप्लीट 100% डिसोसिएशन को अज्यूम करते हुए अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अगर मैं HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी तो मोलर मास बटा 1, अगर मैं H2SO4 का निकालूंगी तो मोलर मास बटा 2, अगर मैं H3PO4 का निकालूंगी तो मोलर मास बटा 3, और अगर मैं H3PO3 का निकालूंगी तो मोलर मास बटा 2। तो यानी एसिड्स के केस में आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स जो है वो n फैक्टर होते हैं, और आप इक्विवेलेंट वेट ऑब्टेन कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास को वैलेंसी फैक्टर n से डिवाइड
करके। चलो अब बेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिस के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या है? रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। साथ साथ लिखते जाओ, बहुत सारी कैटेगरीज बनेंगी। रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, जैसे कि NaOH में रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं? 1। KOH में रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं? 1। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मोलर मास बटा 1, मोलर मास बटा 1। यानी कि जिनके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन रिलीज होता है या एक OH माइनस आयन रिलीज होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, क्योंकि उनका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन की बात करती हूँ, व्हाइल डूइंग अ रिएक्शन, अगर एसिड्स बेस बच्चा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाय शौर्य बिल्कुल याद है, अरे वाह, तो अगर एसिड्स बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वैलेंसी फैक्टर डिसाइड होगा कि उस रिएक्शन के दौरान कितने H+ या OH माइनस आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं या लॉस्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर अ बेस इज अ नंबर ऑफ H+ आयन फ्रॉम द एसिड रिप्लेस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। अब ये बात शायद तुम्हारे समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। मेरे को बताओ, जब HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? NaCl प्लस पानी बनता है। अब यहाँ तुमने देखा कि NaOH का भी एक OH माइनस निकला, HCl का भी एक H+ निकला, तो यहाँ मुझे सपट दिखाई दे रहा है कि वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक है, अगर मैं इस वाले में देखूं कि H2SO4 NaOH से रिएक्ट करके NaHSO4 बना रहा है, तो आर यू एबल टू सी, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, कम लिया गया है, तो पहली बार में H2SO4 का पहला हाइड्रोजन का लेयर साफ होता है। बिकॉज H2SO4 जो है ना बेटा, उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ये देखो, एक OH यहाँ होता है, एक OH यहाँ होता है। सो वी हैव 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, वी हैव 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन दिस। हमारे पास में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होती हैं। अब एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुई है क्योंकि हमने NaOH क्या लिया है? लिमिटिंग लिया है, कम लिया है। तो तुम देखो, एक हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो गया। तो क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन भले ही इसके पास 2 थे, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन सिर्फ एक रिप्लेस हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस वुड बी 1। नेक्स्ट वाले में बताओ, नेक्स्ट वाले में बताओ जल्दी से, क्विकली, जल्दी जल्दी बताना। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सही लकी, नेक्स्ट वाले में हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ आपने एक्सेस रिएजेंट ले लिया। जब आपने एक्सेस रिएजेंट ले लिया तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 2, व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट? द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज कि अगर हम रिएक्शन नहीं करवा रहे, इन जनरल आपसे कोई पूछे कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या है, आप बोलेंगे 2 है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन करवा रहा है तो आप रिएक्शन देखकर उसका वैलेंसी फैक्टर बताएंगे कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने अनदर रिएजेंट लिमिटिंग लिया है या एक्सेस लिया है। तो देखो, जब मैंने NaOH एज अ बेस लिया, H2SO4 एज एन एसिड लिया और Na2SO4 बना, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है। लेकिन बेस का हम देखें, हमेशा पर मोल देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही OH माइनस रिप्लेस हुआ है 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसलिए बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। एसिड का क्या हो जाएगा? 2। आई होप इट इज क्लियर। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 फॉर अ बेस एंड इट इज 2 फॉर एन एसिड। लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है here 2 molecules of NaOH replaced with 2 H+ ions of H2SO4। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH का एक मॉलिक्यूल एक OH माइनस का रिप्लेसमेंट फेस कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एसिड का जो है वो 2 फेस कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएंगे पर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? यू कैन गिव मी थम्स अप। इज इट क्लियर? ड्यूरिंग अ रिएक्शन आप ये देखेंगे कि पर मॉलिक्यूल कितने H+ या कितने OH माइनस रिप्लेस हो, पर मॉलिक्यूल देखना बहुत जरूरी है। तो इसके पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन गए हैं, इसका पर मॉलिक्यूल 1 OH गया, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। क्लियर बच्चों? क्लियर 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 क्लियर, ओके, हर चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसके अंदर बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। अगर मैं बेस का देखूं तो बेस का वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 होगा, क्योंकि इसका 1 OH गया है। अगर मैं एसिड का देखूं तो एसिड में भी यार 2 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन तो बच गया। कितना गया? कितना गया बिट्टू? पर मॉलिक्यूल बताओ मेरे को कितना गया, पर मॉलिक्यूल बताओ मुझे कितना गया। ओनली 1, नॉट 2। सही, इट इज ओनली 1, इट इज ओनली 1। तुम देखो ना, एक हाइड्रोजन तो पड़ा हुआ है प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन के दौरान H2SO4 ने एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फेस किया, इसका मतलब इस वाले एसिड के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, बेस का भी 1, एसिड का भी 1। तो अगर तुम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट निकालो तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। यार ये बात कंक्लूड करना अपने नोट्स में
कि अगर हमसे इन जनरल पूछेंगे तो हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस और OH के बेसिस पे देखेंगे, लेकिन अगर हमें रिएक्शन दी हुई है तो हमको ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस में जवाब नहीं देना है, रिएक्शन देखकर वैलेंसी फैक्टर का आंसर हमें करना है, ठीक है। और अच्छा समझ में आएगा मेरे कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू। H3PO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है और व्हेन NaOH इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, अगर NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है तो सपोज करो सिर्फ एक ही H प्लस गया है, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तीनों वैलेंसी फैक्टर बता दो। अरे वाह अश्मित, वेरी नाइस बेटू, तीनों वैलेंसी फैक्टर बताओ लाइन से। अक्षत, तरंग, तीनों बताओ बेटा। कॉमा लगा लगा के बता दो, कॉमा लगा लगा के। बिल्कुल सही, ध्रुवित अग्रवाल ने बिल्कुल सही बताया, अक्षत ने बिल्कुल सही बताया, माधवी ने बिल्कुल सही बताया, तरंग ने बिल्कुल सही बताया। 1 2 3। इस रिएक्शन में H3PO4 का पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन गया है क्योंकि 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। नीचे वाली रिएक्शन में H3PO4 के 2 हाइड्रोजन गए हैं क्योंकि एक बचा हुआ, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। तीसरी रिएक्शन में तीनों हाइड्रोजन साफ हो चुके हैं क्योंकि फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। ये बताओ फोर्थ वाले एग्जांपल में। अब ये बेस है, इसने एक OH माइनस आयन दिया है, जब इसने एक OH माइनस आयन दिया तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, और अगर इसने दोनों OH माइनस आयन दे दिए तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। मतलब डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शंस, how many H plus they are donating, how many OH minus and they are donating, so वैलेंसी फैक्टर की जरूरत क्या है? तुम इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी फैक्टर के बेसिस पे ही तो निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी फैक्टर के बेसिस पे निकालते हो। अब मेरे को इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर बताओ, जितने ज्यादा एग्जांपल उतनी ज्यादा कमांड ओवर द टॉपिक। फर्स्ट टू बताओ। दीपक ने सबसे पहले बताया था, ऑल राइट। बिल्कुल सही तरंग बंसल, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहले वाले केस में वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। सही, शाबाश बेटा। अक्षत शाबाश, क्योंकि इसमें सिर्फ पहला जो H प्लस जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड मोइटी का जाएगा। इसमें 2 एसिडिक मोइटीज है, एक फिनॉल जो कि थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, एक एसिड जो तो एसिडिक होते ही है। तो जब आप इसको बेस से रिएक्ट करोगे तो पहले ये रिएक्ट करेगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, वो फिर माइल्डर है तो थोड़ा बाद में रिएक्ट करेगा। तो पहले ये रिएक्ट करेगा, तो हमने पहले इसको रिएक्ट करा, इसको नहीं छेड़ा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा और रिएक्शन को हमने कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट वाले रिएक्शन में क्या हो गया? दोनों ही चले गए, मैं उलझ गई हूँ तारों में, दोनों ही चले गए, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर इस पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगा 2। ये बताओ जरा इन तीनों का, और इधर भी बताना, यहाँ पे भी एक वैलेंसी फैक्टर है और यहाँ तो है ही। तो 4 नंबर्स बताने, 1 2 3 4, 4 नंबर्स बताने तुमको। ध्रुवित अग्रवाल शाबाश, 1 2 3 1, वेरी नाइस। देखो, एक मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट किया है, एक OH गया है, 2 OH इंटैक्ट है, तो वैलेंसी फैक्टर 1। इधर देखो 2 मोल ऑफ HCl लिखा नहीं हुआ है क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये दिख रहा है कि 2 OH गए क्योंकि एक OH इंटैक्ट है, वैलेंसी फैक्टर 2। उसके बाद देखो यहाँ पे इस वाले में जो है, ये तीसरी रिएक्शन में तीनों OH आर रिप्लेस्ड बाय 3Cl, वैलेंसी फैक्टर 3। बहुत ध्यान से पढ़ना, जेई के क्वेश्चंस लगाएंगे आज अपन, फिर वहां लफड़े नहीं हो जाए। और क्योंकि एम्फोटेरिक होता है ना, एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक होता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। तो जब बेस से रिएक्ट किया तो OH माइनस एक एक्सेप्ट किया, तो इसके पर मॉलिक्यूल इसने कितना OH एक्सेप्ट किया? 1। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो आंसर है 1 2 3 एंड 1। चलो अब आते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस में। एसिड बेस रिएक्शंस में जो हाफ रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आगे बिल्कुल चीजें जो है वो फोकस्ड होती चली जाएंगी। मैंने तुम्हें एक ब्रॉड विजन दिया है कि भैया नॉर्मेलिटी क्या होती है, फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट वेट मोलर मास को ही n से डिवाइड करने से आता है, वो n क्या है वो मैंने तुम्हें ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है, कहीं पे भी काम में आए n ऐसे निकाला जाता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे फोकस लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं हाफ रिएक्शन पे लेके जा रही हूँ। Change in oxidation state per molecule, this is very important, very important. Change in oxidation state per molecule is valency factor of oxidizing या reducing। तुम्हें लग रहा होगा ठीक है मैम इतनी कोई बात नहीं है, बात है। जब गलती करोगे तो मैं तुमको यही स्टेटमेंट याद कराऊंगी, स्पैम कर दो इसको चैट बॉक्स में। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के एक मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज होती है, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। ये सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। गॉड ब्लेस यू वंदनी शर्मा। नहीं बेटा मैं फरिश्ता नहीं, बेटा तुम लोग मेरे फरिश्ते हो यार, आई लव यू गाइस सो मच। चेंज इन ऑक्सीडेशन, यस सक्षम, अक्षत शाबाश,
और रटो इसको, जहां बैठे हो 5 दफा बोलो, मुंह से बोलो, दिमाग में नहीं, मुंह से बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। ये बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी, ये बहुत काम आएगा अभी। और वहां पे जब तुम गलत आंसर दोगे मैं रिमाइंड करवाऊंगी, बेटा क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। चलो अब देखो, KMnO4 की बात करती हूँ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4। KMnO4 के अंदर अगर एक्चुअली क्या होता है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तुम सारे बच्चे जानते हो, ठीक है। KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट आप किस मीडियम में रिएक्शन करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ये 12th क्लास के DF ब्लॉक चैप्टर के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। DF ब्लॉक में हम KMnO4 की प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ते हैं, वहां ये चीज पढ़ाई जाती है। बट मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि अगर आप KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लेते हो, बेटा रिएक्शंस पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th में, तो वहां पे भी तुम्हें कहीं तो मिलेगा एसिडिक KMnO4, कहीं मिलेगा अल्कलाइन KMnO4, कहीं मिलेगा बेसिक न्यूट्रल। तो तुम कंफ्यूज नहीं होना, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन आज ही क्लियर कर रही हूँ। एसिडिक मीडियम में KMnO4 अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। समथिंग इंफॉर्मेटिव कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 अपने +7 से +2 में जाता है। मैं पूछूंगी अभी, बार बार पूछती रहूंगी ताकि तुम्हें रट जाए। वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इसमें देखो इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर यहां पे मैं बात करती हूँ ये +7 में है, ठीक है, ये किस में है, ये +4 में है। बेसिक मीडियम में KMnO4 MnO2 में बदलता है, बेसिक मीडियम में KMnO4 MnO2 में बदलता है, ठीक है। तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, मतलब बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल इज 3, वैलेंसी फैक्टर इज 3। और यहां तुम बताओगे, बताओ बेटा फटाफट बताओ। तीसरे वाले का तुम बताओ। बिल्कुल सही, सही ध्रुवित अग्रवाल, वेरी नाइस। इट इज हाइब्ड वन इज ऑल्सो देयर, इट इज 1 बिकॉज ये अपने +7 से आया है और किस में चेंज हुआ है, ये +6 में चेंज हुआ है। तो पर मॉलिक्यूल जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब देखो, अब मैं कुछ नहीं बता रही, तुम्हारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज एवरीथिंग इन दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ, यहाँ क्रोमियम अपने +6 में है और यहाँ क्रोमियम ने +3 में। मुझे वैलेंसी फैक्टर बताओ। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइज, K2Cr2O7 इज अ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन K2Cr2O7 का एन फैक्टर निकालो जरा, बताओ बेटा फटाफट। क्विकली, इज इट 3 और इज इट 6? जैसे so many students are saying 3, so many students are saying 6। अब जो बच्चे 3 बोल रहे हैं ना, वो पिटाई खा लेंगे मेरे से, पता है। Change in oxidation state per molecule of an oxidizing agent or a reducing agent is valency factor in half reaction। क्रोमियम अपने +6 से +3 में गया, लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म्स में देखूं तो क्रोमियम +3 में +6 से +3 में जानेंगे ने 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मांगता है। बट वी हैव 2 क्रोमियम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7, we have 2 chromium in 1 molecule of K2Cr2O7, so net exchange would be 3 into 2 यानी 6। so valency factor for K2Cr2O7 is 6। 3 क्यों बोले, पर मॉलिक्यूल का क्या सेंस रह गया, जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन को 1960 बार मैंने लिखवाया था कि भैया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, तो +6 से +3 में तो 1 क्रोमियम गया है ना, 2 क्रोमियम जाएंगे तो इंटू 2 करेंगे ना भाई, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, है ना। इसका बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन तो इधर 0 में है और इधर ये +4 में रहेगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये -4 -2 से 0 में गया। बताओ बेटा, -2 से नाइट्रोजन जो है वो 0 में गया है, तो मैं इसके लिए भी वैलेंसी फैक्टर निकाल सकती हूँ, मैं इसके लिए भी निकाल सकती हूँ। आई कैन फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर इन दिस, आई कैन फाइंड आउट इन इट। 2 है क्या, 2 लग रहा है, -2। तुम लोग पिटने के काम क्यों कर रहे हो बेटा, तुम लोग पिटने के काम क्यों कर रहे हो।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट N2H4 विच इज अ वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट में -2 है। -2 से 0 में जाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है पर नाइट्रोजन आटम। मैं इसके जब मैं बोलती हूँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, आई नीड टू कंसीडर कि एक मॉलिक्यूल में कितने वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है। अब एक नाइट्रोजन -2 से 0 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज मांगेगा, बट देयर आर 2 नाइट्रोजन्स, सो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो तुम लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे ये बताओ। अभी इधर भी सेम गलती करी थी, एक ही गड्ढे में हम कितनी बार गिरेंगे, कैन यू आंसर मी दैट? एक ही गड्ढे में अपन कितनी बार गिरेंगे बिट्टू, कितनी बार गिरेंगे? हम यूं गए, हमें पता था वहां गड्ढा थे, फटाक से गिर गए। अब तो हमें पता है ना वहां गड्ढा है, अब हम जाएंगे तो पता रहेगा ना वहां गड्ढा है, वहां गाड़ी नहीं मोड़नी है, पैदल नहीं जाना है, गड्ढे में स्लिप हो सकते हैं। दोबारा गए, दोबारा गिर गए, तीबारा गए, तीबारा गिर गए, क्या है हम फिर? ये बताओ मुझे। -2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंसिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस N2H4 विल बी 4। यहाँ पे N2 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो भी 4 आए। नेक्स्ट करो मैम। पी ब्लॉक का कौन सा वन शॉट है बेटा? पी ब्लॉक का कौन सा वन शॉट है? पी ब्लॉक का भी कोई वन शॉट है क्या? मैंने कुछ बोला हुआ थोड़ी है। हाँ जी, आगे का करो बेटा। HNO3 वाला बताओ। N2 के रिस्पेक्ट में भी 4 है, N2H4 के रिस्पेक्ट में भी 4 है। HNO3 का मैं नहीं बता रही। नाइट्रोजन में ये जरूर बता देती हूँ, -3 है, +5 है। वैलेंसी फैक्टर बताओ। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 है। तो वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू HNO3 क्या होगा? 8 होगा। यस दीपक, स्टडी कुणाल, सही, हाइप्ड वन, वेरी नाइस। वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू HNO3 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि पर मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 नाइट्रोजन में +5 से -3 में गया, तो +5 में और -3 में 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। अमोनिया के हिसाब से देखेंगे तो भी वैलेंसी फैक्टर 8 होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। चलो अब SnCl2 का बताओ, इसका बताओ। SnCl2 का बताओ बेटा। जिसमें मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एटम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज करता है, बदलता है, उसमें आपको टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट सम अप करनी होती है। तो SnCl2 में Sn अपने यहाँ +2 में है, ठीक है, और इधर किस में है? +4 में है। वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू SnCl2, वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू SnCl2। यस स्टडी कुणाल, यस सही, वेरी नाइस। अच्छा गौरव, 2024 का पी ब्लॉक वन शॉट नहीं, वो तो मैं पूरा वैसा करवाऊंगी, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, बस इसके बाद नेक्स्ट रिडॉक्स की एक क्लास और रह गई, फिर उसके बाद में। सो इट इज 2, वेरी नाइस। सो इट इज 2 विद रिस्पेक्ट टू SnCl2। I2 के रिस्पेक्ट में बताओ। आयोडीन 0 से -1 में गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट जहां जहां बदल रहा है वहां वैलेंसी फैक्टर की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इधर भी वैलेंसी फैक्टर 2। तुम तो पर मॉलिक्यूल में देखो आयोडीन कितने में कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ 0 से -1 में गया है। इधर क्या आएगा I2 के रिस्पेक्ट में? I2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बताओ जल्दी। आयोडीन अपने 0 से -1 में गया है, लेकिन 2 आयोडीन है ना एक मॉलिक्यूल में, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, क्योंकि 0 से -1 में तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, बट प्रति मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन देयर आर 2 आयोडीन एटम्स, सो यू हैव टू सम अप दैट आल्सो। यू हैव टू कंसीडर कि यार एक आयोडीन नहीं, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 है ना, तो 2 के हिसाब से तुमको फैसला करना पड़ेगा। ये तुम्हारे को मैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो आई वुड लाइक टू गिव यू इन होमवर्क, तुम्हें एक्सचेंज निकालना भी कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है और चैलेंजिंग है, इनको करना। इसके लिए मैथमेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी एज अ होमवर्क डिस्कशन, ठीक है, जो अगली 4th क्लास होगी टाइट्रेशंस वाली, लेकिन इसको तुम करके रखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगला करो FeC2O4, इसका वैलेंसी फैक्टर। Change in oxidation state of an oxidizing or reducing agent per molecule is valency factor. If more than one atom is undergoing a change in their oxidation state, you have to sum up the exchange. You have to sum up the exchange. Remember that you have to sum up the exchange. So total valency factor for FeC2O4 would be, very good, hyped one. It is, hyped one is correct. समझो, छोटे छोटे बारीकियों को समझो। तुम जेई एस्पिरेंट हो, आयरन अपने यहाँ पे कहां से कहां गया? C2O4 2- होता है, तो आयरन +2 में था, क्योंकि ऑक्सिलेट एनायन होता है ना C2, यहाँ लिख देती हूँ, ऑक्सिलेट होता है COO-,
COO माइनस, ठीक है, इसको लिखते हैं C2O4 2 माइनस, ठीक है। तो ऑक्सीडेट 2 माइनस में है, आयरन +2 में है। अगर आयरन +2 से +3 में गया है तो विद रिस्पेक्ट टू आयरन वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेट में क्या होता है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा, +3। +3 से किस में गया है, +4 में। लेकिन अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं तो कार्बन अपने +3 से +4 में गया एक कार्बन, कार्बन तो 2 है ना इसके एक मॉलिक्यूल में, यानी 2। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा और टोटल वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। तो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 3। समझे, 1 + 2 3। क्यों, क्योंकि आयरन भी ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सचेंज सफर कर रहा है और कार्बन भी सफर कर रहा है। अगर एक ही कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहे हैं तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, वो जोड़ जुड़ा के बैलेंसी फैक्टर निकलता है। मतलब अगर मेरे को FeC2O4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज और कार्बन में इन टोटल 2 का है। प्रति कार्बन 1 का है बट 2 कार्बन है तो 2 का है, ठीक है। Fe3+ का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा और CO2 का वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में तो कार्बन एक ही है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में भी 1 होगा। AS2S3 करो, नेक्स्ट वाला करो बेटा, गॉट इट। जिसके तुम वैलेंसी फैक्टर अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग, ठीक है, तो टोटल कितना एक्सचेंज हुआ उस पर निर्भर करता है। AS2S3 बेटा जल्दी करो फटाफट फटाफट, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड फिर जेई के क्वेश्चंस। AS2S3 गलत 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 गलत। सल्फर -2 होता है तो -6 टोटल हो जाएगा, इसमें +6 हो जाएगा, तो +3 तो ये है और -2 ये है, और इधर सल्फर +6 है ना, और इधर आर्सेनिक हो जाएगा 6 x -8 +2 x -6 इज इक्वल टू -1, और -6 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो +5 लग रहा है मुझे, ये +5 लग रहा है। करो। अब अगर मैं AS2S3 का वैलेंसी फैक्टर पूछूं तो क्या निकलेगा, 28 मुझे ठीक लग रहा है, सक्षम, लकी, सही, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि आपका जो आर्सेनिक है वो +3 से +5 में गया है, मतलब +3 से +5 2 इलेक्ट्रॉन, बट 2 आर्सेनिक है तो 4, तो इसके रिस्पेक्ट में तो हो गया 4। और सल्फर -2 से +6 में गया तो 8, लेकिन कितने सल्फर हैं, 3, तो 8 3 24। टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 28। टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में तो एक ही आर्सेनिक है और एक आर्सेनिक कहां से हो क्या है, +3 से +5 में, तो इसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर 8 हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इसमें एक सल्फर है तो इसका तुम निकालोगे तो -2 to +6 इसमें भी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां मैं इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल रही हूँ, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का निकालो, नेक्स्ट वाले का निकालो बेटा, नेक्स्ट वाले का निकालो क्विकली, मजे आ जाएंगे नेक्स्ट वाले का निकाल के। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कार्बन की मैं बात करूं तो HCN करके मॉलिक्यूल होता है ना, और जिसमें नाइट्रोजन -3 में होता है, कार्बन +1 में होता है, और -3 का रेसिडुअल +3 और +3 इसको 3 का घटा और इधर 1 का फायदा, यानी +2। तो कार्बन अपने +2 में है, नाइट्रोजन अपने -3 में। मैं इधर लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन अपने +2 में है, कार्बन +2 में है, और नाइट्रोजन जो है वो -3 में, ठीक है। यहाँ आयरन +3 में है, कार्बन +4 में है, और नाइट्रोजन +5 में है। चलो अब तो निकल जाएगा, अब तो मैंने काफी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेरी नाइस, इट इज 61। पोटेशियम में तो कोई चेंज नहीं हुआ है और पोटेशियम रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा प्रोडक्ट्स में, तो आयरन अपने +2 से +3 में जाएगा, आयरन इज 1, सो इट इज 1। कार्बन अपने +2 से +4 में गया है, अब मजे आ रहे हैं मुझे तुम्हें पढ़ाने में, क्योंकि अब तुम सही आंसर कर रहे हो। कार्बन +2 से +4 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन कितने कार्बन है, 6, तो 6 2 12 है ना, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। नाइट्रोजन अपने -3 से गया है +5 में, तो 8 है, और 8 को भी फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 48, तो 48 61 हो जाएगा टोटल,
ठीक है, टोटल वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज इक्वल टू, यू नो व्हाट डज इट मीन, यू नो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना इसका K4FeCN6 का, तो वो मॉलिक्यूलर मास बटा 61 हो जाएगा, पता है तुमको, इतना फर्क हो जाता है। तो ये चीजें कभी पढ़ी थोड़ी थी अपन ने, है ना भाई, ये चीजें कभी नहीं पढ़ी थी, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स। अब आता है नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, अगर मैं सॉल्ट की बात करती हूँ, मैं सॉल्ट की निकाल रहा हूँ, सॉल्ट है ना, तो अगर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में सॉल्ट की बात करते हैं, तो Na2CO3 की बात अगर अपन करें, तो CO3 पे कौन सा चार्ज है 2-, सोडियम पे +1 होता है, पर टोटल चार्ज क्या है 2+, तो ऐसी स्थिति में वैलेंसी फैक्टर किसी भी सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज विच इज 2, ठीक है। अब ये तो मैंने ऐसे करके दे रखा है, इसको तो हटाओ, तो तुम्हें पता ही है मैं इसको काट रही हूँ, है ना, काटूं या क्या करूं, मतलब ये बता रही हूँ कि आयरन +3 में और सल्फेट -2 में, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा +6 और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा -6, तो वैलेंसी फैक्टर 6, जो मैंने शुरुआत में नहीं बताया था कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ही वैलेंसी फैक्टर होता है। FeSO4 की बात करूंगी तो वाटर को तो हटाओ, लेकिन आयरन अपने +2 में और सल्फेट अपने -2 में, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर इक्विवेलेंट वेट अगर तुम Na2CO3 का निकालोगे तो m/2 आएगा, इसका निकालोगे तो m/6 आएगा, और इसका निकालोगे तो m/2 आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, पता नहीं यार, वो मुझे नहीं मालूम है। हाँ, इक्विवेलेंट वेट निकालने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों। अब तक तो हम सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें ही पढ़े हैं, अब ये आज बहुत मजेदार चीजें हैं। देन सॉल्ट इन रिएक्टिंग कंडीशन, रिएक्टिंग कंडीशन में सॉल्ट का क्या करना है, एसिड प्लस बेस बना रहा है ये, अभी ये तो मैं करवा चुकी हूँ, इसमें क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तुम बेसिकली रिएक्शन जब करवा रहे हो तो वहां पे 1 ही Na2CO3 इज कन्वर्टिंग टू NaHCO3, तो ओनली 1 का एक्सचेंज हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 जाएगा। रिएक्टिंग में हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और नॉन रिएक्टिंग में हम टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। सॉल्ट में, एसिड में टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, बेस में टोटल रिप्लेसेबल OH- आयंस, बट व्हेन द रिएक्शन इज गोइंग ऑन देन यू हैव टू सी कि कितना रिप्लेसमेंट हुआ है, उस हिसाब से वैलेंसी फैक्टर निकलता है, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में Na2CO3 का 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, बट रिएक्टिंग कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि कितना सोडियम रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही सोडियम रिप्लेस हो रहा है, वैलेंसी फैक्टर 1। इज इट अंडरस्टूड? ये तो शुरू से ही पता है ना अपने को, ये तो अपने को शुरू से ही पता है कि भैया रिएक्टिंग कंडीशन की बात अलग होती है और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन की बात अलग होती है। चलो अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग इन रिडॉक्स रिएक्शन। अभी वो तो मैंने जस्ट अभी तुमको बताया कि इक्विवेलेंट वेट निकलता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब इसको देखो Cr2O7 2-, तुम्हें पता है Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है। दिस इज समथिंग इन्फॉर्मेटिव, यू हैव टू लर्न इट, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2- क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखूं तो क्रोमियम +6 से +3 में आया तो 3 इलेक्ट्रॉन, बट अगर दो क्रोमियम है ना इस वाले पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, तो 2 क्रोमियम है तो +6, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 6, और इसीलिए इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा मॉलिक्यूलर वेट बटा 6। इजी इजी बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। C2O4 2-, अगर ऑक्जेलेट हमेशा CO2 में बदलता है बेटा, ऑक्जेलेट को कोई ऑक्सीडाइज करता है तो किस में बदलता है CO2 में, तो ऑक्जेलेट में खुद में कार्बन का चार्ज कितना होता है 2x - 4 = -2, अब 2x - 8 = -2, -8 को दोगे +8 +6 3, तो +3 से किस में आया है +4 में आया है, ठीक है। तो प्रति कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, राइट, प्रति कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन 2 कार्बन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर कितने हैं 2 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा मॉलिक्यूलर वेट बटा 2। इजी, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इन डिफरेंट कंडीशन कंपाउंड में हैव डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस्ट बाय दैट कंपाउंड इन दैट रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो रही है, एसिड कितने H+ दे रहा है वो वैलेंसी फैक्टर है, बेस कितने OH- आयन दे रहा है वो वैलेंसी फैक्टर है, सॉल्ट के अंदर कितने सोडियम निकल रहे कितने पोटेशियम निकल रहे वो वैलेंसी फैक्टर है। जैसे कि Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में 2 है, क्योंकि टोटल इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज +2 - 2 है, लेकिन रिएक्शन करवा रहे हो और तुम एक सोडियम रिप्लेस कर रहे हो तो 1 है। H3PO4 का नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर 3 है, बिकॉज देयर आर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, बट अगर तुम H3PO4 का रिएक्शन लिमिटिंग NaOH के साथ करवाते हो, लेस NaOH के साथ, और उसके पास में 2 OH तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो वैसे ही रह जाते हैं, एक हाइड्रोजन ही जाता है,
फिर 1 है। तो रिएक्टिंग कंडीशंस की बात अलग होगी, क्योंकि उस रिएक्शन में देखा जाएगा कितना एक्सचेंज हो रहा है। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन के जनरलाइज पूछे हुए क्वेश्चंस में आप जैसे रूल्स तुम्हें बताएं वैसे। अब देखो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है। इसका मतलब कि MnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट बटा 5। इजी। फिर ये देखो, अगर मैं न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में लेती हूँ तो MnO4 माइनस Mn4+, ये तुम रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस में बदलता है वही नहीं याद रहेगा तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा। सिर्फ KMnO4 अच्छे से याद करना, K2Cl2O7 याद करना, ऑक्सिलेट याद करना, N2H4 याद करना, ये 4 चीजें तुम अच्छे से कर लेना। और मैंने प्रायोरिटी के बेसिस पे ही ऑर्डर किया है इनको, ठीक है। MnO4 माइनस जो है वो न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, 3 का। मैंगनीज भी एक मॉलिक्यूल में एक ही है, तो और 3 का एक्सचेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे को इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बटा 3, 158 बटा 3, यानी मोलर मास है 158 और इक्विवेलेंट मास है 52.7। इजी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अल्कलाइन मीडियम या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम लेती हूँ तो जो आपका पर मैंगनीट है वो मैंगनीट में कन्वर्ट हो जाता है। पर मैंगनीट में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और मैंगनीट में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। पर प्रति मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। इज दैट क्लियर? KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट अल्कलाइन मीडियम में वही है जो मॉलिक्यूलर वेट है 158। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल मीडियम में 52.7 है, क्योंकि आप 3 से डिवाइड करोगे, और एसिडिक मीडियम में 31.6 है, क्योंकि आप 5 से डिवाइड करोगे। इज इट क्लियर? ओके, अच्छे समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, S2O3 इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, 6 4 2, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इधर देखते हैं 12, उधर आ रहा है -2, यानी 10, और ये तुम बताओगे, नहीं तुम क्या बताओगे, लिखा हुआ है 2.5 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2.5, +2 एंड +2.5। एक बात बताओ, सल्फर के एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यहाँ सिर्फ हाफ है, फ्रैक्शनल एक्सचेंज है। लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें 2 सल्फर आते हैं, क्योंकि प्रति सल्फर एटम इट इज 0.5 का एक्सचेंज, 2 सल्फर एटम के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा 0.5 × 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ +2 से 2.5 में हाफ का एक्सचेंज है, पर 2 सल्फर एटम है तो 1 का एक्सचेंज होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर आएगा। इजी, इजी बच्चों, सब कुछ साथ साथ बढ़िया से क्लियर होता चले जा रहा है। बैलेंसिंग के नोट्स तो एग्जाम्पल के साथ बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और कुछ तरीके से नहीं बन सकते। अब ये पता है मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें इतने एग्जांपल्स कराए आज की क्लास में ताकि तुम्हारे फंडे स्ट्रांग हो। मैं चाहती तो 4-5 एग्जांपल कराती, बट मेरे को ऐसा लगा मैंने खुद बना बना के लाई हूँ एग्जांपल्स जो हैंड रिटन है, ताकि तुम्हारे फंडे क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ मैंने तुम्हें सारे एग्जाम्पल दे दिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये किस में बदलता है, कौन कौन सी मीडियम में, ऐसा करने पे क्या रिएक्शन होती है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और इक्विवेलेंट वेट कैसा होता है। डिड यू लाइक इट? ये टेबल समझ में आ रही है? आगे देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, टाइट्रेशंस के दौरान कौन से मीडियम में किस में चल बदल जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एंड व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो ये आ गया तुम्हारा। अब ये तुम एक एक एग्जाम्पल करके देखोगे, अभी तक तो मैंने तुम्हें एक एक एग्जाम्पल करवाया, अब तुम सिर्फ किसमें से किसमें बदल रहा है वहां से तुम, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बन गए और सॉल्यूशंस तुम्हारे पास है, जो तुम शुरू में नहीं देखोगे, बाद में देखोगे। पहले इनको करोगे, फिर मैच करोगे कि कितने सॉल्यूशंस हमारे करेक्ट जा रहे हैं। ये देखो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किस मीडियम में किस में बदल जाता है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज एंड देन इक्विवेलेंट वेट। बट ये तुमको अभी नहीं रेफर करना, तुमको तो ये सवाल बनाने, उसको सॉल्व करना है और फिर आंसर तुमको टैली करना है, तब तुमको मजा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से Fe2+ 3+ में बदल रहा है तो मॉलिक्यूलर, तो ये पूरी टेबल मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चंस के हिसाब से कंप्लीट किया, ताकि तुम्हारा जो नोट्स हैं वो भी अपने आप में कंप्लीट रहे और तुमको क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी थ्रू नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एक छोटा सा मैं टेस्ट ले रही हूँ, जो कि मेरी आदत है, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाया तो टेस्ट लेने की आदत तो जाएगी नहीं। करो जरा, find the valency factor or n factor in the following chemical changes. Find the valency factor or n factor in the following chemical changes. KMnO4 H+ में Mn2+ में बदल रहा है। निखिल, lots of blessings बेटा। हाँ जी, पहले वाले का आंसर क्या है?
वेरी गुड हर्षाली अग्रवाल, इट इज 3। दीपक गोयल, तू ढंग से नहीं पढ़ रहा बेटा। यहाँ पे +7 है, +7 से +2 में बदल रहा है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 5। मतलब मैंने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी फैक्टर 5। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो बेटा। ये अब टेस्ट है तुम्हारा, मार्क्स देना खुद को इसमें। +7 से +3 में बदल, +4 बदल रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर इतना है, 3 हो गया ना। थर्ड करो। ये पता है, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम, ये रटने हैं तुमको। ये वही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। हाइप्ड वन ने सीधा लिख दिया 5316। देख लेते हैं, यहाँ पे +7 से +6 में आया, वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे +6 से +3 में आया, लेकिन क्योंकि पर मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 6। परफेक्ट हाइप्ड वन। तो ये तो 4 नंबर ले लेना अगर तुमने सही किया तो। इसका करो। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। करो बेटा, तीनों निपटा दो फटाफट। जितने भी एग्जाम्पल है, यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यार ये किस में बदलते हैं, तुम्हें लर्न करना है। सक्षम कह रहा है 316, सक्षम सबसे पहले, और उसके बाद देखते हैं 316 चेक करते हैं बेटा। तीनों का एक साथ बता दो ना। टू आ रहा है। अच्छा, ओल्ड क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 6 3 +3 से +4 में गया ना। मैं ये कैलकुलेट करती हूँ, 8 6 3, पता है क्या बोलूं, ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन -2 का चार्ज होता है, तो मैंने बोला -8, मैंने मन में बोला -8, मुंह से बोली 8, फिर उधर उधर ले गई मैं उसको, ऑपोजिट साइड, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो 8 का बन गया 6, और 6 को 2 में बांट दिया, तो मैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रही हूँ। तो +3 से +4 में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, बट इसके एक मॉलिक्यूल में तो 2 कार्बन एटम है, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इसका 2। इधर देखो, यहाँ पे ये +2 में था और इधर कितना आ गया, +3 में आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू FeSO4 हो गया 1, और इधर Fe2O3 में +3 में है और ये आ गया +2 में, लेकिन प्रति मोल तो आयरन 2 है ना, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इजी, क्लियर। चलो अब करो, कैलकुलेट द मोलर रेशियो इन व्हिच द फॉलोइंग टू सब्सटेंसेस वुड रिएक्ट। किस मोलर रेशियो में रिएक्ट, अच्छा लेकिन ये तो, इसके लिए तो तुम्हें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना ये कैसे करोगे। तो पहले मैं काम करती हूँ, इसको मुझे याद दिलाना, नहीं याद रहेगा तो इसको होमवर्क में करना कि किस मोलर रेशियो में रिएक्ट करेंगे, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, भी नहीं होगा तुमसे, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाना पड़ेगा। मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। प्लेसमेंट ठीक, इसका प्लेसमेंट बाद में आना चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या होती है बताया हुआ है। नॉर्मेलिटी होती है बेसिकली गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब तो तुम चैंपियंस हो गए हो, तुम लोग इक्विवेलेंट मास के क्या हो चुके हो, चैंपियन हो चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं तुमको, क्योंकि तुम फटाफट से वैलेंसी फैक्टर निकालते हो और मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ऊपर 1000 लगा दिया हमने। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या चीज होती है, देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर of gram equivalents upon volume in liters। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ये नॉर्मेलिटी हुई। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मेलिटी होगी इक्विवेलेंट मास, तुमने क्या लिया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को आप कैसे लेते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब यही एन फैक्टर को, जिसको हम वैलेंसी फैक्टर बोल रहे हैं, उसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगी इज इक्वल्स टू W अपॉन M गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मेलिटी निकाली जा सकती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अबे 2 इज इक्वल टू लग गए, एक सेकेंड। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू
एन फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ 50 ml 5m सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। बताओ, करके बताओ बच्चों फटाफट। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, calculate normality of a solution containing 50 ml of 5m solution of K2Cr2O7 in acidic medium। तो इसका मतलब तो तुम्हें याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 किस में बदलता है। 30 आ रहा है, हाइब्रिडोन का 30 आ रहा है, सही का 30 आ रहा है। थैंक यू सो मच सुमन मैम, आप जैसी टीचर आज तक नहीं देखी। यू आर सुपर डुपर, थैंक यू सो मच बिट्टू। 30 आ गया सबका, सक्षम का भी आ गया, दीपक गोयल का भी आ गया, सबका आ गया। ओके तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन 50 ml ऑफ 5m। यार जो मेरे को वॉल्यूम से फिलहाल मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि K2Cr2O7 जो होता है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो एसिडिक मीडियम में 6 होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि K2Cr2O7 Cr+3 में बदलता है, तो वैलेंसी फैक्टर 6 होता है, दैट आई नो। ठीक है, अगर मेरे को ये पता है तो मैं बोलूंगी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो 6 इंटू 5m करूंगी, मुझे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, आंसर इज 30n। ओके वेरी नाइस, आगे करेंगे। कैलकुलेट द नॉर्मल, होमवर्क डाल दिया ये मैंने, इसको होमवर्क में करना। आज काफी सारा होमवर्क मिला है तुमको, शुरू में 2 क्वेश्चंस मिले, फिर बीच में अभी एक क्वेश्चन मिला और अभी एक और मिल गया। ठीक है, अगला करते हैं, और उसके अलावा वो टेबल जिसको तुम्हें एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करना है और आंसर साथ साथ चेक करने हैं। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ते हैं, इसके बिना टाइट्रेशंस नहीं होती। वैलेंसी फैक्टर बहुत अच्छा समझ में आ चुका है, एक तो लाइक कर देना सेशन को। दूसरा, अगर वैलेंसी फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंस बहुत प्यारा समझ में आएगा, और इक्विवेलेंस के बाद टाइट्रेशंस तुम्हें धड़ाधड़ निकलेंगे। मैं अपनी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे तुम्हें टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस, जिसमें जनरली बच्चे तो क्या टीचर्स भी बोर्ड भर देते हैं, अपन उसको 2 या 3 लाइन से ज्यादा में नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को इजीएस्ट तरीके से अपन लोग करने वाले हैं। अब आप समझो इक्विवेलेंस का लॉ क्या कहता है। ये कहता है वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अदर। जब एक रिएक्शन होती है ना, तो बराबर इक्विवेलेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। जब कोई रिएक्शन होती है तो बराबर इक्विवेलेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। लॉ को रटना नहीं है। एमबी मैम वाले एग्जांपल्स चाहिए, मैं बताती हूँ तुमको। देखो, क्या तुम्हें पता है कि HCl 1 मोल NaOH के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर सकता है और NaCl और पानी बनाता है। NaCl एंड पानी, डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? बहुत प्यारा समझ में आएगा, मैं मेरे तरीके से तुमको समझाऊंगी, तुमको लॉ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, NaCl प्लस पानी, डू यू नो दैट? यस और नो? यस। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 में कि यार HCl का जो वैलेंसी फैक्टर है वो तो 1 है, क्योंकि HCl के अंदर एक ही रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, और NaOH का भी वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ही रिप्लेसेबल OH माइनस है, OH माइनस आयन है। दोनों के वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका मतलब दोनों के मोल्स ही उनके इक्विवेलेंट्स हैं। जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है तो मोल्स और इक्विवेलेंट्स की परिभाषा में कोई डिफरेंस नहीं होता जब वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये 1:1 मोल के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, इट इटसेल्फ मीन कि 1:1 इक्विवेलेंट के रेशियो में भी रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ तो हमारा लॉ जस्टिफाइड है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो बराबर इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट। लेकिन मैम हमें इससे कुछ मजा नहीं आया, हमको तो एक और एग्जांपल चाहिए। चलो, H2SO4 प्लस कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को, एक्सेस NaOH लेंगे, क्या बनाएगा? Na2SO4, ठीक है, प्लस पानी। चलो जी, अब देखो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है वो तुम मुझे बताओ। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ। यस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यस माधवी, यस सक्षम, सही अरुणिमा, यस इट इज 2। सो इफ इट इज 2, अगर मैं इनका बराबर रिएक्शन करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ रिएक्शन को, तो मेरे को इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, विच मीन्स मेरे को इसके 98 ग्राम्स के साथ इसके 80 ग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। स्टोइकियोमेट्री देखूं तो, क्योंकि 40 ग्राम का एक मोल होता है, 2 मोल की जरूरत पड़े 80 ग्राम।
अगर मैं देखूंगी इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें, भाई मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, बराबर। तो चलो इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास 98 अपन वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, आप खुद बोले वैलेंसी फैक्टर 2 है इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट्स हैं, 2 इक्विवेलेंट्स। इसमें कितने इक्विवेलेंट्स हैं, गिवन मास 80 है, ठीक है, गिवन मास 80 है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर पर मोल ऑफ NaOH कितना है 1 है, बट देयर आर 2 मोल्स विच इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट्स, क्योंकि NaOH का वैलेंसी फैक्टर बीइंग 1, जितने मोल्स होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स होते हैं, जितने मोल्स होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स होते हैं, क्योंकि जिनका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में फर्क नहीं होता। तो अगर 2 मोल है तो 2 ही इक्विवेलेंट्स हैं। तो देखो ना तुम, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो बराबर इक्विवेलेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, मोल्स बराबर नहीं थे, 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल, बट इक्विवेलेंट्स बराबर थे, 2 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट। नहीं मैम, एक आध एग्जांपल और दो, अभी भी नहीं मजा आया, अभी भी नहीं फील आई, चलो एमबी मैम इज देयर फॉर यू, एग्जांपल क्यों नहीं देंगे। देखो तीसरा एग्जांपल लो, H3PO4 बना रहा है, कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे 3 मोल ऑफ NaOH के साथ में, कोई भी 3 मोल ऑफ बेस ले लो और प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट से मेरे को लेना देना नहीं है, ठीक है। H3PO4 का 1 मोल एक्चुअली 3 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। बट डू यू नो H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों, बिल्कुल सही अरुणिमा सिंगल, सक्षम, हाइप्ड 1, वेरी गुड, इट इज 3। H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स है, H3PO3 में 2 होते हैं, H3PO4 में कितने होते हैं 3, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो इसके जो, अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो या नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो, 3 इंटू मोलारिटी, वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो अगर इसका 1 मोल है तो 3 इक्विवेलेंट्स हुए ना, 1 मोल में 3 इक्विवेलेंट्स हुए ना, 1 mole has 2 equivalents because valency factor is 2, valency factor is 3, 1 mole has 2 equivalents because valency factor is 2। so आप equivalents कैसे निकालते हो, moles into valency factor, moles कितना, 1, valency factor है 3, तो equivalents कितने हो जाएंगे 3 equivalents। इसके कितने equivalents है, 3 मोल ही 3 equivalent है, क्योंकि जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है उसके लिए तो मोल्स और इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो देखो 3 equivalents react with 3 equivalents, here 2 equivalents react with 2 equivalents, here 1 equivalent react with 1 equivalent, because 1 mole react with 1 mole। तो मोल्स तो अलग अलग है, 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, बट इक्विवेलेंस बराबर है, 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल्स भले अलग अलग हो, लेकिन इक्विवेलेंस बराबर रिएक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो इक्विवेलेंस बराबर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ CO2S इन एसिडिक मीडियम। 1 मोल ऑफ CO2S को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल्स KMnO4 के रिक्वायर्ड होंगे, बताओ कितने मोल्स KMnO4 के रिक्वायर्ड होंगे? एक बार देख लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी देख लेते हैं। अगर मैं KMnO4 देखूं तो वो +7 में है, +7 में है, और इसमें देखूं तो ये +2 में है, ठीक है। अब इस हिसाब से KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर तो हो जाता है 5। ये बताओ CO2S का कितना होगा? CO2S का ये -2 +2 है तो ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है और ये +4 है। इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। टू बाई 5 आ रहा है क्या मैक्सिमम बच्चों का आंसर? देख लेते हैं यार, +1 से +2 में गया है कॉपर, तो एक एक्सचेंज है, बट कॉपर यहाँ 2 है तो 2 इसका मान लो, कॉपर की वजह से 2 मान लो।
सल्फर -2 से +4 में गया तो 6, तो 2 और 8, तो वैलेंसी फैक्टर तो मेरे को 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/5 कैसे आ रहा है, 2/5 कैसे आ रहा है, अगर वैलेंसी फैक्टर के ही तो रेशियो लगेंगे तो 5/8 आएगा ना, 2/5 कैसे आएगा, वैलेंसी फैक्टर का ही तो रेशियो लगेगा बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिनोफोर नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ CO2 तो 1 मोल ऑफ CO2 इसके 5 चाहिए उसके 8 को, तो 1 मोल को कितने चाहिए 5/8, ठीक है। 5 को 8 चाहिए तो 1 को 5/8 चाहिए ना। अब ये बताओ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन, इस हिसाब से जैसे मैंने तुम्हें ये वाला करके दिखाया ना वैसा तुम क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आयन इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन नहीं समझे यश, वैलेंसी फैक्टर का रेशियो निकाल दो जब तुमसे ये पूछा जाता है कि कितने मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सक्षम कह रहे हैं, स्टडी कुणाल कह रहे हैं बी, माधवी कह रही है बी, और हर्षाली कह रही है ए, सही कह रही है ए, तरंग कह रहा है ए, माधवी बी। देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडेट एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। यार तुम्हें मैंने बताया था ना कि MnO4 माइनस जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो वो किस में बदलता है, वो बदलता है Mn+2 में, है ना, +2 में। तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू MnO4 माइनस द वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब MnO4 माइनस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये कर रहा है ऑक्सिलेट को, C2O4 माइनस को। ये भी मैंने कहा था तुम याद करना भाई, एक जो पहला क्वेश्चन टेस्ट का बना के दिया था ना वो वही थे सारे जो लर्न करने, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि C2O4 जो 2 माइनस है वो CO2 में बदलता है, ठीक है। तो ये +3 से +3 है ना, 8 6, हाँ +3, ये +3 से आया है किसमें +4 में, ठीक है। तो अगर एक एक्सचेंज हुआ है लेकिन कार्बन 2 है तो 2 का एक्सचेंज हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस 2, वैलेंसी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 2। इसका मतलब पता है क्या है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडेट एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ केमिनोफोर। तुम्हें बेसिकली दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स का ही रेशियो निकालना होता है, you have to find out the ratio of valency factor. तो number of moles of oxalate ions oxidized by 1 mole, 5 मोल 2 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो 1 मोल कितने को करेगा 2/5 भी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तुम्हें रेशियो किसका निकालना है, इसी का निकालना होता है एसिडिक मीडियम में, ओके। अब मैं तुम्हें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मेरा वर्जन समझाने वाली हूँ। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड माय वर्जन ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये वो शॉर्टकट है जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें क्या करना है, और हमें टाइट्रेशन के क्वेश्चंस ऐसे खटाखट निकलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आज ही करवाऊंगी टाइट्रेशंस के, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो बराबर इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, यही तो बोला, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं। क्या मैं लिख दूं कि रिएक्शन कंप्लीट होने में जब कोई टाइट्रेट कर रहा है और जो टाइट्रेट हो रहा है, कोई भी किस्म की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो इक्विवेलेंस कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि अब हम टाइट्रेशन पे बढ़ रहे हैं आगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एज अप्लाइड टू टाइट्रेशंस कांस्टेंट रहते हैं ऑब्लिक सेम रहते हैं। तुमने देखा 1 इक्विवेलेंट 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तुमने खुद वो एग्जांपल देखा। तो इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट रहते हैं का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहते हैं का मतलब होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि जिस तरह मोल्स कैसे निकलते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फिर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना क्या चीज होती है, वो मोल्स होते हैं,
तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेसिकली मैंने एक ही चीज को 4 तरीके से लिख दिया है और इन सब का मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कि जब भी तुम्हें टाइट्रेशंस करनी है तो यू हैव टू इंश्योर कि जो टाइट्रेट कर रहा है और जो टाइट्रेट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट्स बराबर हो। तो इक्विवेलेंट्स को खोल खोल के लिखा कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट्स, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंस सेम। ठीक है, ये फंडा अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हारे से वो जो बोर्ड भर भर के क्वेश्चंस करते हैं ना वो तुम 2-2 लाइन में करोगे। इसको करो, क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इनको करके देखो तो क्या हो रहे कि नहीं हो रहे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज नीडेड टू कंप्लीटली, अब पता क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है, इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज, दूसरी तरफ ये लिया जा रहा है, एक तरफ KMnO4 है दूसरी तरफ FeSO4 है, वो पूछ रहा है कितने मोल्स है, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन तुमसे मांग रहा है। बट तुम्हें एक बात तो पता है कि KMnO4 जो कि एसिडिक मीडियम में लिया जा रहा है और FeSO4 जो लिया जा रहा है उसके इक्विवेलेंस बराबर होंगे। तो अगर इक्विवेलेंस बराबर हैं तो इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, मोल्स पूछे हैं। इक्विवेलेंस कैसे निकलते हैं, हमारा तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 into valency factor of KMnO4 in acidic medium is equals to number of moles of FeSO4 into valency factor of FeSO4 in acidic medium। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने होते हैं वो तुमसे पूछा है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम में 5 होता है। अब तक तो रट गया होगा, अब तक तो रट गया होगा कि एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 5 होता है। इक्वेट कर दो, किससे इक्वेट करोगे, 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 1 है और वैलेंसी फैक्टर भी FeSO4 का 1 होता है क्योंकि FeSO4 Fe2+ आयरन का 1 ही होता है क्योंकि वो ज्यादा 2+ से 3+ में या 3+ से 2+ में जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 वुड बी इक्वल टू 1/5। आंसर समझे कैसे अप्लाई करना है टाइट्रेशन में। अब इसको करने का अंट शंट मन घड़ंत मेथड नहीं लगाना, सिर्फ तुम्हें इंश्योर करना है कि जो जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर है। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इन्हीं चारों में से कोई इक्वेशन फिट इन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अब तुम्हें देखो हमको फोकस किस पे करवाया गया, एक तो NaOH पे, दूसरा H3PO4 पे। इसका मतलब तुम्हें दोनों तरफ NaOH और H3PO4 को इक्वेट करना है। करो बेटा, करो फटाफट। आंसर बताओ। क्विकली बिट्टू, मेरी प्लस की क्लास है, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड हाइप1, करेक्ट आंसर मेरे को मिल चुका है और करेक्ट आंसर 50 ml जो कि हाइप1 ने दे दिया है। आपको क्या करना है, NaOH एक तरफ लिख लो क्लैरिटी के लिए, H3PO4 एक तरफ लिख लो, ठीक है। और आपको अपने मन के अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस रखना है कि भैया इक्विवेलेंस तो बराबर है। इक्विवेलेंस के लिए इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मोलारिटी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है इक्विवेलेंस का, इक्विवेलेंस का मोलारिटी वाला फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलारिटी ऑफ NaOH, ठीक है, into valency factor of NaOH into volume of NaOH is equals to, अब यहां इसने सीधा नॉर्मेलिटी दी है और नॉर्मेलिटी मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, इसलिए मैं इन दोनों को एक्सपेंड इस तरफ नहीं कर रही, मैं लिख रही हूँ नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4, ठीक है, इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर फिल कर देते हैं डेटा। मोलारिटी ऑफ NaOH कितनी है, 0.1 m, 0.1 m। वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH कितनी है, वैलेंसी फैक्टर भी 1 होता है क्योंकि इसके अंदर एक रिप्लेसेबल OH- है। वॉल्यूम ऑफ NaOH वो पूछ रहा है तो हमको वो हमारे लिए अननोन है, हमें निकालना है, इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 इसने दे दी है डायरेक्ट 0.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H3PO4 दे दिया है 25। ठीक है, इसका मतलब देखो ये पॉइंट तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ NaOH कैसे आ जाएगा,
इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 25 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा 50 ml। इजी लग रहा है तरीका? ये मेरे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे मैं आंसर निकाल लेती हूँ फटाफट। ठीक है, अगला करो। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ दिस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 एंड एसिडिक मीडियम। एक तरफ किसको इक्वेट करना है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक तरफ आएगा ये और एक तरफ आएगा ये। अब तुम्हें कौन सा 4 में से फॉर्मूला लगाना है वो तुम्हें जानना है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदरवाइज उलझते रह जाएंगे तुम। एक गलती कर रहे हो, एक छोटी सी केयरलेसनेस की मिस्टेक कर रहे हो बेटा। अब मैं सॉल्व करवा देती हूँ क्योंकि मेरी प्लस की क्लास का टाइम हो गया है। FeC2O4 इक्वेटेड विद KMnO4, KMnO4, ठीक है। क्योंकि हमें इक्विवेलेंट्स बराबर रखने हैं और इसने बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 इनटू नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते थे? वॉल्यूम से। नहीं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम खुद नंबर ऑफ मोल्स आता था, वैलेंसी फैक्टर से, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है, इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4। ऑलराइट, अब क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 आपको उनको निकालना ही तो अननोन है, FeC2O4, और वैलेंसी फैक्टर FeC2O4 का होता है 3। कैसे? आयरन अपने +2 से +3 में जाता है और कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 होता है। +2 से +3 में जाएगा तो वैलेंसी फैक्टर 1 विद रिस्पेक्ट टू आयरन होगा 2। तो ये एग्जांपल मैं करवा चुकी हूँ जहां FeC2O4 का नेट एक्सचेंज मतलब टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रति मॉलिक्यूल होगा, पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, वो 3 आएगा। तो वैलेंसी फैक्टर इज 3, तो यहाँ 3 लिख दो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में है और वैलेंसी फैक्टर 5 होता है और 1 मोल है, तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 इज इक्वल्स टू 5/3। 5/2 कैसे कर रहे हो पता नहीं तुम, वैलेंसी फैक्टर इसका मतलब गलत निकाल रहे हो। वैलेंसी फैक्टर तुम गलत निकाल रहे हो। तुमने क्या किया? सिर्फ ऑक्सिलेट का निकाला। आयरन भी तो चेंज होता है ना। FeC2O4 का तुम पीछे की स्लाइड्स में देखना, अपन ने वैलेंसी फैक्टर 3 निकाला हुआ है। अब एक क्वेश्चन कर लो, बाकी 2 होमवर्क में डाल रही हूँ। एक तो ये होमवर्क में डाल रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे होंगे, और एक ये होमवर्क में डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैं डिस्कस करूंगी, अगली क्लास स्टार्ट होगी जब। एक क्वेश्चन करवा के जा रही हूँ। 50 ml of 0.5 m oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution is 50 ml of 0.5 m oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution is. करो बेटा। हम्म, 4 आ रहा है इसका आंसर, 4। आई थिंक यस इट इज, यस राइट। बिकॉज आपको इक्विवेलेंस बराबर करने हैं। तो 50 ml, अब वॉल्यूम दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है और वैलेंसी फैक्टर, तो हमें किसको इक्वेट करना है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को किससे इक्वेट करना है? NaOH से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, वॉल्यूम कर रहे हैं ना अपन, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू सेम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं सीधा वॉल्यूम पुट कर रही हूँ, मतलब वैल्यू पुट कर रही हूँ। 50 ml रखा मैंने, किसका है? ऑक्सैलिक एसिड का, 50 ml। मोलारिटी कितनी थी? 0.5 m, 0.5 m। वैलेंसी फैक्टर इसका होता है ऑक्सैलिक एसिड का 2, इज इक्वल टू NaOH का डिटेल सामने रख रही हूँ, इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml into 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given hydroxide solution is,
और हमें मोलारिटी का नहीं पता है और वैलेंसी फैक्टर हमें पता है 1 है। इससे मोलारिटी निकालोगे तो कितनी आ रही है? अब मोलारिटी निकल जाएगी, वो पर लीटर होती है और तुमको तो 50 ml में निकालनी है, ठीक है। मोलारिटी कितनी होती है? पर लीटर होती है और तुमको कितनी निकालनी है? 50 ml में निकालनी है, ठीक है। तो मोलारिटी इससे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटू? 2 मोल पर लीटर आ रही है क्या? 50 डिवाइडेड 25 इंटू 1, 2 मोल पर लीटर आ जाएगी ना, 2 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर में 2 मोल है तो 50 ml में कितना ग्राम होगा? 4 ग्राम। इजी है, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपका जो गिवन मास हो जाएगा इन 50 ml, वो 4 ग्राम हो जाएगा इन 50 ml 4 ग्राम, ठीक है। अब इस तरीके से तुमने इसको करना है। ये 2 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज जितना भी अच्छा समझ में आया नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि टाइट्रेशन तभी चमकेंगी। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हूं। आज काफी सारा होमवर्क मैंने तुम्हें दिया है। और बेटा ये बता दूं, अंतिम युद्ध में फिलहाल आपका जो एनरोलमेंट हो रहा है वो 2799 में हो रहा है। दिस अंतिम युद्ध इज फुली डेडिकेटेड बैच फॉर मेंस एज वेल एज एडवांस 2023। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, प्लीज बी एनरोल एज सून एज पॉसिबल। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, इस वजह से ये स्लैश डाउन हो गया है। लेकिन सबसे अमेजिंग है योद्धा। योद्धा जिसका आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ 13,279 में मिल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज द बैच फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians दैट वी नो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, जिसपे टीचर्स जोर लगा के मेहनत करने वाले हैं, बहुत पूरी शिद्दत से एफर्ट डालने वाले हैं, सारे के सारे वो मेंटर्स जिन्होंने ढेरों IITians प्रोड्यूस किए हैं, आप इस बैच का हिस्सा बहुत ही मतलब नेवर बिफोर प्राइस में आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड जेईई मेंस 2023 में वी ऑलरेडी हैव 2% टाइलर्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस में। अब बारी है आपकी अपने आप को साबित करने के लिए, जिसके लिए मेहनत और पेशेंस, ठीक है, और कंसिस्टेंसी का खेल है। ये देखो जरा, ये हमारे 41 सिटीज में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स रहे जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के, एंड इसको आप देख सकते हैं एंड यू कैन रेकमेंड दिस टू अदर्स आल्सो, एंड यू कैन गो टू दिस लिंक फॉर एडमिशन थिंग tinyurl.com/playjei पे आपको बहुत सारा कंटेंट बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज मिलेगा। यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट। एंड प्लस की क्लासेस में यार, अगर कोई बच्चा वाकई में करना चाहता है ना, IIT क्रैक करना चाहता है जेईई एग्जाम, तो उसको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये रोज का कंपटीशन देता है आपको। प्लस की हर क्लास आपको डेली बेसिस का कंपटीशन देती है, एंड दिस इज अमेजिंग, ठीक है। उसके अलावा आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन, खूब सारी वर्कशीट्स, DPPs, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग, हर चीज आपको जो है बहुत जबरदस्त तरीके से मिलती है। तो आपको एक तो होता है पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर एक जील है, एक जज्बा है, दूसरा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वो बहुत मायने रखता है। ये आपको प्लस पे मिलेगा। YLR योद्धा योग्य बैचेस हमारे चलते हैं, जिसमें 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर एंड स्टडी मटेरियल मिलता है। उड़ान कोड के थ्रू आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं, एंड उड़ान कोड से आप एक टीम को सपोर्ट करते हो, विच इज उड़ान टीम। तो ये आप जरूर करें। एंड बच्चों 20% ऑफ मिल रहा है आपको IIT JEE सब्सक्रिप्शन पे, ये आप देख लें। एंड एडमिशंस ओपन है, अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है आपको। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो कोटा के ऑफलाइन सेंटर्स पे फिलहाल बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका जरूर बेनिफिट लें, ठीक है। फ्री एक्सेस टू ऑल अनअकैडमी JEE स्टडी मटेरियल इन अटेम्प्ट एक्चुअल IIT JEE मेंस 2023 एग्जाम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस यू शुड टेक, आई थिंक। एंड बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब मैं जाती हूँ, मेरी प्लस की क्लास का टाइम हो गया। बाय बाय, लेट्स क्रैक इट, एंड सेशन को लाइक करना। बाय बाय।